नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विमान हादसे पर भाग्य नहीं, जवाबदेही तय करे गृह मंत्री, कांग्रेस का निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि ट्रंप ने अनगिनत बार की मध्यस्थता का दावा, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पिछड़ों को जोड़ने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार, 14 जून को होने वाली है खास घोषणा। पूरी खबर आपको बताएंगे और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जनादेश को कुचलने नहीं देंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं एलजी मनोज सिन्हा पर हमलावर हुई उमर सरकार। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा 11 सालों में बुरी तरह फेल रही डबल इंजन सरकार। और दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का निशाना, विमान हादसे पर भाग्य नहीं, जवाबदेही तय करें गृह मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 200 से अधिक लोगों की मौत पर शुक्रवार को दुख जताया और कहा कि मौके का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भाग्य पर व्याख्या देने के बजाय जवाबदेही तय करने का वादा कर सकते थे। शाह विमान हादसे के कुछ घंटे बाद अहमदाबाद पहुंचे थे और कहा था कि दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का तापमान ईंधन जलने के कारण इतना अधिक था कि किसी को बचा पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस AI-171 विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो दुर्घटना स्थल के आसपास मौजूद थे और हादसे का शिकार हो गए। हम इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बेहद भीषण और हृदय विदारक दुर्घटना है जिसने पूरे देश को गहरे दुख और सदमे में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी सामूहिक दुख और पीड़ा के समय में राष्ट्र के साथ खड़ी है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शाह के बयान का संक्षिप्त वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। जब एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और लोगों की मौत हो गई तो गृह मंत्री कम से कम जवाबदेही का वादा कर सकते हैं, ना कि भाग्य पर व्याख्या दें। करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप ने अनगिनत बार किया मध्यस्थता का दावा, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ताज़ा बयान का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा अनगिनत बार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर ट्रंप की टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप साझा किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना ये दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और इसे व्यापार का हवाला देकर रोका। रमेश ने कहा कि जहां हमारा देश अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक में डूबा हुआ है, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अनगिनत बार भारत और पाकिस्तान को लेकर अपने दावे कर रहे हैं। ये वॉशिंगटन DC के कैनेडी सेंटर में उनका बयान था। प्रधानमंत्री मोदी इन दावों पर चुप्पी साधे हुए हैं। बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 मई की देर रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ और 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा की। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकी गई है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पिछड़ों को जोड़ने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार, 14 जून को होने वाली है खास घोषणा। जी हाँ दोस्तों, पिछड़ों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कांग्रेस भागीदारी न्याय सम्मेलन के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और हर जिले में भागीदारी न्याय पदयात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश मुख्यालय में 14 जून को आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव 14 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों की घोषणा भी करेंगे। जिला मुख्यालयों पर भागीदारी न्याय पदयात्रा का आयोजन होगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनादेश को कुचलने नहीं देंगे, लड़ने के लिए है तैयार, एलजी मनोज सिन्हा पर हमलावर हुई उमर सरकार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में चल रही सरकार और एलजी मनोज सिन्हा के बीच तनातनी बढ़ती दिखाई दे रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता सुरेंद्र चौधरी ने एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने बीजेपी पर एलजी मनोज सिन्हा के जरिए प्रॉक्सी सरकार चलाने का आरोप लगाया और कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। चौधरी ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार सड़कों पर उतरेगी।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा 11 साल में बुरी तरह फेल रही डबल इंजन की सरकार। जी दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले 11 साल से सत्ता चला रही बीजेपी पूरी तरह से विफल साबित हुई है। 11 साल में न तो केंद्र ने हरियाणा को कोई बड़ी परियोजना दी और न ही राज्य सरकार केंद्र से कोई बड़ी परियोजना ला पाई। हरियाणा में डबल इंजन पूरी तरह से फेल साबित हुई है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए हुड्डा ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ बीजेपी व कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड की तुलना की। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, बिजली, दलित, पिछड़ों व महिलाओं समेत हर वर्ग के कामों का ब्यौरा साझा किया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान के साथ मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करते हुए कांग्रेस सरकार ने एक नया स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, 6 नए मेडिकल कॉलेज और एम्स 2 व नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाटसा बनवाए थे। भाजपा के 11 वर्षों में मेट्रो का एक भी खंभा नहीं लगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस ने 5 पावर प्लांट लगवाए और एक मंजूर शुदा परमाणु संयंत्र स्थापित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में बढ़ रहा अपराध का ग्राफ, अशोक गहलोत का बयान, बोले चिरंजीवी योजना बंद कर 25 लाख की जगह 5 लाख का इलाज दे रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ में आयोजित आक्रोश एवं संविधान बचाओ रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, कहा रिटायर्ड जज से कराई जाए जांच। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि न्यायिक जाँच होनी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की और उन्होंने कांग्रेस समेत सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं से घायलों और मृतकों के परिवारों की मदद करने की अपील की। खड़गे ने कहा कि सरकार पीड़ितों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी ले। सरकार को यह तय करना चाहिए कि सभी घायलों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार मिले। उन्होंने दुर्घटना के कारणों को पता लगाने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल कांग्रेस संगठन में हो सकता है बड़ा फेरबदल, दिल्ली से शिमला वापस लौटे सीएम सुक्खू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस में संगठन के पुनर्गठन और मंत्री का एक पद भरे जाने को लेकर हिमाचल के नेताओं की बारी बारी से दिल्ली दौड़ जारी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। सीएम सुक्खू पहले कल ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात कर वापस शिमला लौट आए हैं और इस बीच विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं रेणुका से विधायक विनय कुमार अब दिल्ली में डट गए हैं। उनका भी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय है। संभवतः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से शनिवार को उनकी मुलाकात हो सकती है। हाईकमान ने अभी उन्हें दिल्ली में ही रुकने को कहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विनय कुमार का नाम भी सूची में शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश के बिना बनेगी सरकार, महागठबंधन खुश, जन स्वराज का क्या होगा? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। नवंबर से पहले चुनाव होना तय है और इसी बीच एक ओपिनियन पोल आया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पोल ट्रैकर के सर्वे मुताबिक इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है। पोल ट्रैकर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं और सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में 44.2% वोट मिल सकते हैं, जबकि भाजपा और जेडीयू एनडीए गठबंधन को 42.8 वोट मिल सकते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है। पोल ट्रैकर ने अपने सर्वे में बताया कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बना सकती है। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं। तेजस्वी यादव राज्य के सीएम बन सकते हैं और दूसरी ओर भाजपा और जेडीयू गठबंधन 112 सीटों पर सिमट सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऐसा भी क्या हो गया? तेजस्वी की बैठक से लौटते ही कांग्रेस ने बुला ली बड़ी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है और 12 जून को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक की थी और बैठक में सभी सहयोगी दलों से उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी। वहीं तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अब कांग्रेस ने चुनावी माहौल को देखते हुए बैठक बुलाई है। 15 जून को कांग्रेस ने विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। 15 जून को कांग्रेस की बैठक है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी और बैठक पटना में ही होगी। होटल मौर्या में यह
बैठक होगी और बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू सहित वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाई वीरेंद्र का नीतीश कुमार पर तीखा हमला, सीएम भाजपा के फेर में फंसे हैं, चिराग पासवान बना है मोहरा। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है और इसी बीच इस बार राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी बोले 20 वर्षों की निकम्मी नकारा और भ्रष्ट सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन नए बिहार के निर्माण की रखेगा नींव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने तेज कर दी है। इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और इस संबंध में बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को इंडिया गठबंधन समन्वयक समिति की बैठक हुई। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना में इंडिया गठबंधन समन्वयक समिति एवं उप समन्वयक समिति के सदस्यों के साथ विमर्श हुआ। 20 वर्षों की एनडीए सरकार और उसकी जन विरोधी नीतियों व निर्णयों से हर बिहारवासी त्रस्त है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, चहुओर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 20 वर्षों को नीतीश बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से 20 वर्षों से फेल हो चुकी है। आपको अगर लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी नेता ने मांगा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नायडू का इस्तीफा, कहा तभी हो सकेगी स्वतंत्र जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद में मेघानी नगर क्षेत्र में गुरुवार को एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस हादसे को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान उन्होंने 1950 के दशक में रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने का भी उदाहरण दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और करते हुए लिखा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। इसी के साथ बता दें आपको कि एयर इंडिया का ये विमान लंदन जा रहा था और इसमें 242 यात्री सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन की अगली बैठक में होगी सीटों पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गठबंधन की अगली बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो जाएगी। 12 जून को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास में महागठबंधन की चौथी बैठक आयोजित की गई। इसमें महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी ने भी सभी घटक दलों से चुनाव लड़ने वाली सीटों का ब्यौरा मांगा है। सभी से 5वीं मीटिंग से पहले इसकी जानकारी कमेटी को देने को कहा गया है और ये जानकारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंकड़ों में छुपाई गई गरीबों की लाशें, कुंभ भगदड़ पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कुंभ मेले की भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े छुपाए गए। जैसे कोविड में गरीबों की लाशें आंकड़ों से मिटा दी गई थी, वे जैसे हर बड़े रेल हादसे के बाद सच्चाई दबा दी जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि यही तो बीजेपी मॉडल है, गरीबों की गिनती नहीं तो जिम्मेदारी भी नहीं। दरअसल हाल ही में बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में उसने कुंभ के दौरान मची भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े बताए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ में कम से कम 82 लोगों की जान गई, जबकि सरकार ने कहा कि 37 लोगों की मौतें हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर के आसपास चल रही है शराब की दुकानें, ये अयोध्या का अपमान है, अजय राय का बयान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को दावा किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास शराब की कई दुकानें संचालित हो रही हैं, जबकि प्रशासन ने 13 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। अजय राय ने कहा कि यह अयोध्या का अपमान है। राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और अजय राय ने संवाददाताओं से कहा कि अयोध्या में नगर निगम कार्य समिति ने 1 मई 2025 को राम पथ के 13 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन असलियत यह है कि राम जन्मभूमि के आसपास के कई इलाकों में शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि जिस अयोध्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका सच अब सामने आ गया है। राय ने कहा कि साफ है कि इस सरकार ने पैसे कमाने के लिए अयोध्या में शराब की दुकानें खोली हैं। भगवान राम की अयोध्या नगरी को मदिरामय कर दिया गया है और ये अयोध्या का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातिगत जनगणना का श्रेय
राहुल गांधी को जाता है, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने संविधान बचाओ सम्मेलन आयोजित किया और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है। साथ ही कहा कि जातिगत जनगणना का श्रेय राहुल गांधी को जाता है और कहा कि राहुल गांधी की लड़ाई देश ने देखी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में बढ़ी मुखिया की ताकत, चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन के लिए भी नीतीश का अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सीएम सचिवालय स्थित संसद कक्ष में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के प्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ये घोषणा की है कि मुखिया अब 5 लाख की जगह 10 लाख की मनरेगा योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे। इस बारे में आदेश दिया जा रहा है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ये लक्ष्य तय किया है कि राज्य सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा शेष बचे 1069 नए पंचायत सरकार भवनों को भी स्वीकृति दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झूठ बोलने का नोबेल मिले तो पीएम मोदी होंगे पहले दावेदार, संजय राउत ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि अगर झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ तो पीएम मोदी इसके पहले दावेदार होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 11 साल तक झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और देश को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के मोर्चे पर कमजोर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही कहा है, पीएम मोदी ने झूठ बोलकर पहले सत्ता हासिल की और फिर 11 साल तक झूठ के सहारे सत्ता में टिके रहे। देश को क्या मिला? गरीब और गरीब हुआ, जबकि पीएम के करीबी 10-12 लोग अरबपति बन गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। महाराष्ट्र सरकार को किया जाए निरस्त, चुनाव में धांधली की जांच के लिए बने कमेटी, नाना पटोले का राष्ट्रपति को पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। नाना पटोले ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि चुनाव में गड़बड़ी के मामले की निष्पक्षता से जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि जाँच पूरी होने तक वर्तमान राज्य सरकार को निरस्त किया जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान किया था, लेकिन चुनाव में की गई कथित गड़बड़ियों से लोकतंत्र को ठेस पहुंची। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाकर लोगों के मतों का सम्मान किया जाए। नाना पटोले ने अपने पत्र में लिखा कि हाल ही में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर और तथ्यपरक सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि राज्य के 82 विधानसभा क्षेत्रों के 12,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर प्रतिक्रियागत गड़बड़ियां हुई, जिससे करोड़ों मतों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि पटोले ने लिखा कि ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के गांव, कस्बों, शहरों और आदिवासी इलाकों में रहने वाले करोड़ों मतदाताओं की आवाज़ है। आम जनता पूछ रही है कि क्या चुनाव निष्पक्ष हुए, क्या उनके मतों का दुरुपयोग हुआ और क्या लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र का अपहरण हुआ। जांच की मांग करते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा कि अगर चुनावों में धांधली हुई है तो इसका तात्पर्य सिर्फ प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा और आम मतदाता के अधिकारों पर हमला है। ये गंभीर चिंता का विषय है और इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच समय की मांग है। राष्ट्रपति से अपील करते हुए नाना पटोले ने लिखा कि आप इस राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख हैं। हम आशा करते हैं कि आप संविधान की गरिमा और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गया के चाकंद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 13 जून को सभा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बिहार के गया के चाकंद बौली मैदान में 13 जून को वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सभा का आयोजन किया गया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आयोजित होने वाली इस सभा में कई प्रमुख मुस्लिम बुद्धिजीवी और मौलाना शामिल होंगे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ होने वाली इस सभा में इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के शरीयत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी समेत देश के कई बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी और मौलाना शामिल होंगे। इस सभा की तैयारी व्यापक तौर पर चल रही है। फोरम फॉर जस्टिस के अध्यक्ष फैयाज हुसैन ने कहा कि वक्फ का मुद्दा सिर्फ गया नहीं, पूरे देश का है। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सभा में
बड़ी संख्या में मुसलमान भाग लेंगे। इमारत शरिया गया के काजी मौलाना वसीम, फोरम फॉर जस्टिस के फैयाज हुसैन और प्रोफेसर गुलाम समदानी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता में बताया कि 13 जून को चाकंद के बौली मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक बड़ी सभा होगी, जिसमें 25 से 30 हज़ार लोग शामिल होंगे। कहा गया कि ये सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि अपने हक और संविधान की हिफाजत की आवाज़ होगी। इस सभा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के आला ओहदेदार भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ का मामला धार्मिक है, लेकिन सरकार ने जो कानून वापस किया है वह अपने कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। इमारत शरिया गया के काजी मौलाना वसीम अख्तर तासमी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वक्फ संशोधन कानून में 40 से ज़्यादा बदलाव रखे गए हैं, जिनकी वजह से सरकारी हस्तक्षेप के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा होने का खतरा है। हम संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे और सभा शांतिपूर्ण तरीके से होगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ना नीतीश ना पीएम मोदी, तो बिहार में युवाओं की कौन है पहली पसंद, चौंका रहा है ये नया सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक राज्य के युवाओं के बीच राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। इस सर्वे में युवाओं से पूछा गया कि उनकी पसंदीदा राष्ट्रीय नेता कौन है। जवाब में 47% युवाओं ने राहुल गांधी का नाम लिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 39% वोट मिले हैं और बाकी 14% वोट जो है वो अन्य नेताओं को मिले हैं।